सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का की समृद्ध कथा में। और हम ऊपर बीच में संविधान पर अपनी आगे की परिचर्चा के लिए आज कई अन्य महत्वपूर्ण उपबंधों की हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बीच में जो इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं। धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, उन्नाव संतोष राजपूत, लोधी पुष्पेंद्र सिंह नीटू, यशपाल सिंह राजपूत, गजेंद्र राजपूत, शिवम राजपूत, हरिशंकर राजपूत, आर के राज, रविंद्र सिंह राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत, खुशी राजपूत, सुशील लोधी, श्याम कुमार लोधी। स्वागत है आप सभी लोगों का, वेलकम। थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट डिले हुआ है, बीच बाकी लोग जुड़ भी जाएंगे। संतोष राजपूत, संजय लोधी, महेंद्रपाल राजपूत, अनार सिंह वर्मा जी, लोधी अंशुल वर्मा, नीरज राजपूत, अभिनव रत्न लोधी, जय हिंद राजपूत, लता राजपूत। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा संविधान का, वो थोड़ा सा आप लोगों ने कम पढ़ा होगा, उसकी कम चर्चाएं रही होंगी। लेकिन क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि हम पूरे के पूरे संविधान को समझें, एक एक बात को समझें, इसलिए हम कोई भी आर्टिकल स्किप नहीं करेंगे। हम सभी आर्टिकल को लेके चलेंगे। लोधी लाला भैया सिंह, संजय लोधी, मुनेश राजपूत पीटीआई, निर्बल लोधी, लोधी गुरदीप राजपूत, ओम शिव वर्मा, लोधी शैलेंद्र राजपूत, गुड वर्क, ओम प्रकाश सिंगरौल, रमेश सिंह लोधी। चलिए तो शुरू किया जाए आज की अमृत कथा। और आज की अमृत कथा से पहले एक विचार हम आपके बीच में रखेंगे, और विचार है महान समाज सुधारक और सही मायने में जिन्हें इस देश के राष्ट्रपिता के रूप में लोग जानते हैं, ज्योतिबा फुले। नारी आंदोलन की सबसे बड़े प्रणेता भारत में, महिलाओं के लिए शिक्षा पर कार्य करने वाले ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पहले लोग थे। उससे पहले नारियों की शिक्षा के लिए भारत में कोई आंदोलन, कोई कार्यक्रम, कोई प्रयास नहीं होते थे। और साथ ही साथ समाज में विद्यमान जो तमाम बुराइयां, तमाम कुरीतियां हैं, तमाम जो पाखंड हैं, उसके खिलाफ तार्किक ढंग से लड़ने वाले, गुलामगिरी जैसी पुस्तक लिखने वाले और सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा फुले, उनका हमने विचार आपके बीच में आज रखेंगे। महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इस देश में बहुत बड़ी संख्या में जो दबे कुचले लोगों का जो आंदोलन है, उसके वो आदि पुरुष एक तरीके से कहे जा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही उसकी शुरुआत की थी और बहुत लोगों को मुक्ति का मार्ग उन्होंने प्रदान किया। और ज्योतिबा फुले के रास्ते पर चल कर के ही आगे लोगों ने शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाए, महिला शिक्षा की ओर ध्यान दिया। और जिन समाजों के साथ भेदभाव के कारण, असमानता के कारण एक ऐसा अमानवीय व्यवहार होता था, उस अमानवीय व्यवहार को उन्होंने समझाया और उससे मुक्ति का मार्ग भी ज्योतिबा फुले ने सुझाया। ज्योतिबा फुले का ही एक विचार हम आपके बीच में रखेंगे। और बहुत ऐसे विचारों के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन हुए हैं। अभी लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं और 200 के आसपास हमारे इस सेशन में लोग जुड़ते हैं। तो जैसे ही 150 की संख्या क्रॉस हो जाएगी, हम विचार आरंभ कर देंगे। हाँ, अब 150 लोग हो चुके हैं। तो विचार हम आज का ज्योतिबा फुले का विचार रखेंगे आपके बीच में, उसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे और थोड़ा सा उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। आप समझ के रखिए कि भारत में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सारी व्यवस्थाओं में महिला शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए कभी भी। भारत में महिलाओं के लिए पहला जो स्कूल खोला वो ज्योतिबा फुले ने ही खोला था। और आप समझ के रखिए कि भारत में इतने सालों से, इतने सदियों से
स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई ना प्रयास होता था, ना उनके लिए कोई व्यवस्थाएं थी। तो जिस महान परंपरा और संस्कृति पर हम लोग किसी दूसरे के विचारों को सुनने को तैयार नहीं है, आप समझिए उसी महान संस्कृति और परंपरा में स्त्री शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। पूरा का पूरा अगर हम प्राचीन भारत का इतिहास देखें तो महिला शिक्षा के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं। हम पूरा मुगल और मध्यकालीन भारत का इतिहास देखें, स्त्री शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आधुनिक काल में आकर के 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले ने पहली बार शुरुआत की थी, और ज्योतिबा फुले ने केवल स्त्री शिक्षा के लिए नहीं बल्कि अछूतोद्धार, दलित उद्धार और जितने भी कर्मकांड और पाखंड हैं जिनके कारण से लोगों को असमानता के साथ समाज के बहुत बड़े हिस्से को शिक्षा इत्यादि चीज़ों से वंचित रखा गया था, उसके उद्धार के लिए उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए। तो आज हम आपके बीच में विचार रखते हैं ज्योतिबा फुले का, और बहुत साधारण सा विचार है। उनके बड़े क्रांतिकारी विचार थे और उससे भी ज़्यादा क्रांतिकारी उनके कार्य थे। ज्योतिबा फुले साहब ने कहा था कि भगवान और भक्त के बीच मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान और भक्त के बीच में मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी आप यदि भगवान को मानते हैं तो आपके और भगवान के बीच में कोई भक्त नहीं, कोई दूसरा मध्यस्थ नहीं होना चाहिए, कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस सर्वशक्तिमान शक्ति ने यदि सबको बनाया है तो सभी उस तक पहुंच सकते हैं। उसमें कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से मजबूत है तो वो ये तय नहीं कर सकता कि वो उसका रास्ता बताएगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य दूसरे गुण से अगर संपन्न है तो वो ये तय नहीं कर सकता कि वो रास्ता बताएगा। तो कुल मिलाकर के उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ईश्वरीय संरचना होने के नाते ये हर किसी को अधिकार है, हर किसी को कि वो वहाँ तक पहुँच सकता है, उसको जान सकता है। और अगर ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग में और कोई और व्यक्ति उसकी यदि व्याख्या करता है, अगर कोई बिचौलिया या मध्यस्थ है, तो वहाँ से एक ऐसी परंपरा आरंभ होगी जिसमें शोषण होगा। तो ज्योतिबा फुले साहब ने बहुत अच्छी बात बता दी थी लोगों को। बहुत लोगों ने उसको माना, उसको जाना, उसको समझा और अपने आप को स्वतंत्र किया, अपने आप को मुक्त किया। हम लोगों को इस विचार से बहुत कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है। हम लोग जो ये कहते हैं कि वहाँ जाएंगे और ईश्वर का रास्ता ये बताएंगे या ईश्वर के बारे में ये बताएंगे, तो ये अपने आप में एक तरह के शोषण को जन्म देगा। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, तीनों प्रकार के शोषण को जन्म देगा। तो सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि इतनी महत्वपूर्ण बात और बहुत छोटी सी बात है। जैसा मैंने कहा ना कि प्रकृति में सबको बनाया है, ईश्वर ने सबको बनाया है, तो सभी के पास शक्ति होनी चाहिए, सभी के पास वो सामर्थ्य होनी चाहिए, सभी के पास वो रास्ता होना चाहिए कि वो उस तक पहुँचे। लेकिन जो बीच में मिडिल मैन आते हैं वो किस लिए आते हैं? वो केवल एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के लिए आते हैं। और कोई भी व्यक्ति इस तरह की अगर परंपरा को बढ़ावा देता है तो आप ये मान के चलिए कि वो अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी मध्यस्थ का सहारा लेकर के उसको पैसे दे रहा है या कुछ भी उसको दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। उसको अधिकार नहीं है कि वो ईश्वर तक पहुंच पाएगा, क्योंकि जिस सृष्टि ने सबको बनाया है, तुम उसकी अवहेलना करके उसमें जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं उन शक्तियों को हटा करके आप किसी और मध्यस्थ के माध्यम से उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार भी है। अभी लोगों को इसकी जो गंभीरता है वो समझ में नहीं आती है। लोगों को इसकी गंभीरता समझ में नहीं आती है। जैसा मैंने कहा, लगभग डेढ़ महीने से ज़्यादा समय हो गया। उस 1.5 महीने के समय में, 40-45 दिन के समय में आपने देखा होगा
कि बहुत सारे ऐसे कार्य जो लोग करते थे कि भाई हम जाएंगे और उनके माध्यम से हम ये करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इस समय बंद हैं। ऐसे में यदि वो सारी चीज़ें बंद हैं तो इसका मतलब है कि जो एकांत है, जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उस एकांत और परिस्थितियों ने ये दर्शा दिया है कि आप अपने घर में बैठ कर के बहुत आसानी से भजन कर सकते हैं, ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। मतलब आप 40 दिन से आप अपने घरों में हैं, 45 दिन से, ऐसे 40 और 45 दिन से आप अपने घरों में बैठ कर के ईश्वर की आराधना, ईश्वर की स्तुति करते हैं। और बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। आपको किसी बिचौलिए की, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन यदि ईश्वर तक पहुंचने के लिए बिचौलिए और मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ती तो वो रोज़ पड़नी चाहिए थी, रोज़ उसकी आपको ज़रूरत होनी चाहिए थी। और अभी आपको 40 दिन से कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो जो चीज़ें बाहर से डाली गई हैं, वो चीज़ें किसी भी समाज के, किसी भी व्यक्ति के मौलिक जो उसकी पहचान है, उसको हटा करके किसी और प्रयोजन से की गई हैं। तो हम सब लोगों को इस वाक्य से, इस विचार से बहुत बड़ी प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। और जो लोग ग्रहण करेंगे, जो लोग इस पर चलेंगे, यकीन मानिए वो लोग आगे बढ़ेंगे। उन लोगों में अब जैसा मैं कि भारत में स्त्री शिक्षा के लिए किसी ने सोचा नहीं, महिला शिक्षा के लिए किसी ने नहीं सोचा। और जितने हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि संस्थाएं नहीं थी। गुरुकुल भारत में हुआ करते थे, मंदिर भारत में हुआ करते थे। जब भारत में मुगल और ये काल था, उस समय मदरसे भी हुआ करते थे। लेकिन स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं था। मतलब वीमेन एजुकेशन के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। तो आप बताइए, एक ऐसे देश में जहाँ पर किसी भी देश में आधी आबादी महिलाओं की होती है और आधी आबादी को शिक्षा के लिए कोई औपचारिक प्रावधान अगर ना किए जाएं, तो उस देश का क्या हाल होगा। भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में क्यों नहीं उभरा? उसकी एक बड़ी वजह यही रही कि प्राचीन काल से लेकर के और ज्योतिबा फुले तक के समय महिला शिक्षा के लिए किसी ने सोचा नहीं, किसी ने प्रयास नहीं किया। और इस कारण से वो घर की चार दीवारी में कैद होकर रह, अपनी योग्यता थी, उनका जो अपनी बौद्धिक क्षमता थी, उस क्षमता का उपयोग भारत के लिए नहीं हो पाया। आप उसकी तुलना अभी करके देखिए कि जब ज्योतिबा फुले से पहले के अगर काल के बारे में हम सोचें तो उसमें आप देखेंगे कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करती थी बस। और आज देखिए, आज आप भारत में देखिए, प्रधानमंत्री महिला बन चुकी हैं, प्लेन की पायलट, ट्रेन की ड्राइवर, इसरो की साइंटिस्ट, तमाम क्षेत्रों में खिलाड़ी, गायक महिला आपको दिखाई देगी। तो भारत का फिर उसी हिसाब से विकास भी हुआ है, तरक्की भी हुई है। उनकी आत्मनिर्भर क्यों संभव हुआ? क्योंकि उनको शिक्षा के दरवाजे खोल दिए गए। तो ज्योतिबा फुले जैसे महान लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कुरीतियों के विरुद्ध कार्य किया था, उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें भी की थी जो अपने आप में पहली बार हुई हैं, जो उससे पहले किसी की कल्पना के अंदर भी नहीं आती थी। वैसे कार्य उन्होंने किए। तो वो हमें दर्शाता है कि ज्योतिबा फुले साहब ने एक पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को, दलित, पिछड़े, वंचित और स्त्रियां, और जिन लोगों को बहुत दूर तक की, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, उनमें भारत में जो जो स्त्रियों की दशा रही है, स्त्रियों की दशा भी शुरू से ऐसी ही रही है, उपेक्षित रही है, जैसी कि वंचित लोगों की रही है। वंचित लोगों की जैसी दशा रही है वैसी ही दशा रही है। और तो हम लोगों को ज्योतिबा फुले साहब को नमन भी करना चाहिए और उनके विचारों पर अमल भी करना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं हमारी संविधान की अमृत कथा के ऊपर। भारत का संविधान हमारे पास है
और कल जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से हम आज आगे आरंभ करेंगे। कल जो हमने आर्टिकल 263 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने कहा था कि एक परिषद का गठन राष्ट्रपति कर सकते हैं अगर राज्यों के बीच में कोई समन्वय ना हो, तो उसका नाम था अंतर्राज्यीय परिषद, आर्टिकल 263, उसकी हमने कल चर्चा की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 264 से, और आर्टिकल 264 264 क्या है? अब ये हमने भाग 12 शुरू कर दिया। बेसिकली अब हम संविधान के भाग 12 पार्ट 12 पर आ गए। जो कल हमने चर्चा की थी वो पार्ट 11 था, अब पार्ट 12 संविधान का भाग 12 है। और संविधान के भाग 12 में क्या है, 3-4 चीज़ें हैं उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं। और थोड़ा सा ये ऐसी जो आपने बहुत ज़्यादा सुनी नहीं होंगी, बहुत कम आपने सुनी होगी। जैसे इसमें प्रावधान है फाइनेंस को लेकर के, कि फाइनेंस को लेके क्या प्रोविज़न है संविधान में, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को लेके क्या प्रोविज़न है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो समझौते या संविदाएं होती हैं उसको लेके क्या प्रोविजंस हैं, एंड सूट्स और जो वाद दायर किए जाते हैं उसके बारे में क्या प्रोविजन है संविधान में। तो आज हम लोग भाग 12 में चर्चा करेंगे वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद, यानी फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी और सूट्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने ये इस सब चीज़ों के बारे में कि, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी आएंगी जो आपने सुनी हुई होंगी, पर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल 264। तो आर्टिकल 264 में कहा गया है, उसकी व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, क्या है। इंटरप्रिटेशन दे रखा है, केवल एक छोटी सी लाइन है कि इस भाग में वित्त आयोग से अनुच्छेद 200 अधीन के गठित वित्त आयोग से अभिप्रेत है। तो 264 हमको बताता है वित्त आयोग कहाँ होगा, वित्त आयोग 280 में गठित होगा, आर्टिकल 280 में। तो अभी हम लोग आर्टिकल 264 पे हैं, जिसमें कहा गया है कि 280 में एक वित्त आयोग होगा। तो 280 पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसके कार्य और शक्तियाँ क्या होते हैं। ये सिंपल आर्टिकल 264 है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 266 और 267, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 266 हमको कहता है भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि और भारत की लोक लेखा निधि और राज्यों की लोक लेखा निधि। आप लोगों ने सुना होगा, हमने कई बार जब चर्चा की थी कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, महान्यायवादी के वेतन और भत्ते, ये सारे जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, यानी इनका पेमेंट भारत की संचित निधि से किया जाएगा। तो ये जो संचित निधि है वो क्या होती है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार के पास जो कुल प्राप्तियां होती हैं, सरकार को टैक्स से, ऋण लेकर के, किसी और तरीके से जो भी आमदनी होती है, उस आय को 3 जगह रखा जाता है। 3 जगह उसके अकाउंट बनते हैं, 3 खाते होते हैं, उन 3 खातों में उसको रखा जाता है। पहला जो अकाउंट है उसको बोलते हैं संचित निधि, यानी कंसोलिडेटेड फंड, एक फंड बना दिया आय का और डाल दिया संचित निधि में। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड, कुछ पैसा उसमें डाल दिया सरकार ने। और एक होता है आकस्मिक निधि, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए एक फंड रखा जाता है और उस इमरजेंसी से के दौर में उस फंड से वो खर्चा किया जाता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 266 266। तो 265 आर्टिकल रह गया था, अभी हम 265 की भी चर्चा कर लेते हैं। 265 कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाना। आर्टिकल 265 ये कहता है कि कोई भी अगर कर लगेगा तो उस कर को बिना किसी लॉ के नहीं इम्पोज किया जा सकता, पहले उसके लिए कोई ना कोई कानून लेके आना पड़ेगा और उस कानून के बाद ही वो कर लगाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 265। जैसे आपने देखा कि बीच में जीएसटी बहुत चर्चा में आया था, जीएसटी। तो जीएसटी जब आया था तो जीएसटी के लिए पहले जीएसटी बिल लेके आना पड़ा था, और जीएसटी बिल जब संसद ने पास हो गया था तब जीएसटी कर लगाना शुरू किया गया था। तो संसद के द्वारा अगर कोई भी कर लगाया जाता है, नया कर, तो उस कर के लिए लॉ का होना जरूरी है। बिना लॉ के कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता। ये है हमारा संविधान का आर्टिकल 265, संविधान का अनुच्छेद 265।
उसके बाद आता है आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 ये कहता है कि दो निधि होंगी, एक संचित निधि और एक लोक लेखा निधि। संचित निधि में जितने भी आप भारत को आय होती है, संचित निधि राज्य में भी होती है, यानी टैक्स से जो प्राप्त आय है और जो हमने दूसरों को कर्जे दे रखे हैं वो कर्जे वापस आ जाएं, या उस कर्जे पर जो ब्याज दी है वो अगर हमें वापस मिल जाती है तो उसको जिस निधि में रखते हैं उसको कहते हैं संचित निधि। तो संचित निधि की एक खासियत ये समझ लीजिए आप कि इससे उत्तरदायित्व जो होता है, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने टैक्स जनता से वसूल किया, तो टैक्स जनता से वसूल करने के बाद उसको संचित निधि में रखा, लेकिन उस टैक्स को जो पैसा सरकार ने लिया उसको वापस करना सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है। सरकार का वो उत्तरदायित्व नहीं है, वो लायबिलिटी नहीं है कि उस पैसे को वापस करे। हमने किसी देश को ऋण दिया था, वो ऋण हमारे पास वापस आ गया, तो मतलब उसके बदले में हमें दोबारा नहीं देना, तो एक तरीके से कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। और मान लीजिए हमने, भारत ने किसी को ऋण दिया था, उस ऋण पर जो ब्याज मिलता है, तो ब्याज क्या है, वो ब्याज भी संचित निधि में जाएगा, क्योंकि उस पर भी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। तो ऐसी प्राप्तियां जो राजस्व के रूप में या जो कर के रूप में या जो ब्याज के रूप में या जो ऋण पहले दिए गए थे उनकी वापसी के रूप में वो भारत को अगर प्राप्त होती हैं तो उनको जिस निधि में रखा जाता है उसे हम कहते हैं भारत की संचित निधि। उसी प्रकार से राज्य अपनी संचित निधियां बनाते हैं, किसके माध्यम से, जो राज्य के कर होते हैं। जैसे आपने देखा है कि राज्य में बिक्री कर इत्यादि राज्य लगाते हैं, तो वो वहाँ पर अपनी संचित निधि बनाते हैं। तो आर्टिकल 266 के अनुसार जो संचित निधि है उसके अंतर्गत करों से जो ऋण दिए गए उन ऋणों की वापसी से और ऋणों पर जो ब्याज मिलता है वो सारी की सारी चीज़ें रखी जाती हैं संचित निधि में। और भारत में ऐसे जो खर्चे हैं, जैसे देखा होगा आपने, वेतन भत्ते इत्यादि जो होते हैं वो सब संचित निधि से ही खर्च किए जाते हैं। संचित निधि के जो फंड है कर और ऋण की प्राप्ति, उसके बाद जो कुछ भी अगर दूसरी चीज़ें प्राप्त होती हैं सरकार को, तो वो सारी चीज़ें जो जिस खाते में रखी जाती हैं उसे कहते हैं लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट। उसमें पब्लिक अकाउंट में वो राशियाँ, वो धनराशियाँ फंड के रूप में रखी जाती हैं। तो आर्टिकल 266 हमको कहता है कि एक संचित निधि होगी जिसमें राजस्व कर से और ब्याज से जो हमें मिलती है उसकी राशियाँ होगी, और एक लोक लेखा समिति होगी जो इसके अलावा होगा। ये है सिंपल प्रोविज़न 266। और ये 266 कई बार जो है पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। संविधान का अनुच्छेद 266 बहुत महत्वपूर्ण है, संचित निधि और लोक लेखा निधि। इसके बारे में कई बार आईएएस में सवाल पूछे गए हैं, पीसीएस की परीक्षाओं में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बार सवाल रिटन के जो एग्ज़ाम है उसमें भी आ जाते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये सवाल आते रहते हैं। उसके बाद एक और निधि होती है आर्टिकल 267, संविधान का अनुच्छेद 267, जिसमें होती है आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि या कंटिंजेंसी फंड। तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि देश में मान लीजिए कोई समस्या आ जाए, अचानक कोई आपातकाल आ जाए, तो ऐसे में आकस्मिक परिस्थितियों में खर्चा करने के लिए एक निधि को अलग से रखा गया है। पहले ये जो निधि थी वो 500 करोड़ रुपए की थी, शायद इसमें कुछ प्रावधान किया गया है लेटेस्ट, आप लोग देख लीजिए चेक करके कि अभी जो है आकस्मिक निधि में कितना फंड होता है। बेसिकली जैसे अभी कोरोना महामारी है, तो कोरोना महामारी आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई भी ऐसी आकस्मिक परिस्थिति होती है, उसको फेस करने के लिए एक आकस्मिक निधि रहती है संविधान के अनुच्छेद 267 में, जो शुरू में 500 करोड़ रुपए से बनाई गई थी। और अभी शायद इसमें कितनी राशि है वो देखनी पड़ेगी, लेकिन ये जो आकस्मिक निधि है उसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि कभी कोई आपात, जैसे अभी कोरोना वायरस का संकट है, तो ऐसे में इस तरह की महामारी या बीमारी से लड़ने के लिए वो आकस्मिक निधि से धन खर्च किया जाता है। कभी आपने देखा होगा किसी किसी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है या भूकंप के कारण नुकसान हो जाते हैं, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हो सकती है जिसके कारण ये इसकी आवश्यकता पड़े। कुछ लोगों ने सवाल पूछा है राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है मुझे लगता है आप लोगों ने अखबार पढ़ लिया होगा, अखबार पढ़ा होगा आप लोगों ने 2-3 दिन से कि आरबीआई ने जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनका लोन राइट ऑफ कर दिया है। तो इसी कारण से आप लोग जानना चाह रहे होंगे राइट ऑफ क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको राइट ऑफ क्या होता है। जैसे
बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई सी बैंक या कोई भी जो है जो ऋण देते हैं किसी को, तो वो अपने खाते बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। और तो अकाउंट्स में हम दिखाते हैं कि हमको इनकम हो रही है, ये हमारे खर्चे हो रहे हैं। तो जो खर्चे हैं वो हमने किस में डालते हैं, जो हमारे ऋण हैं वो भी हमारा खर्चा ही है वो, क्योंकि इनकम हमारी आई तो है नहीं, गई है हमसे। तो अकाउंटिंग में ये सिस्टम होता है कि एक तरफ आपकी प्राप्तियां होती हैं, एक तरफ आपकी खर्चे होते हैं जो आपने दिया है। जैसे कोई लोन दे दिया, और लोन भी कई तरह के लोन होते हैं। ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मान लीजिए लोन दिया, ऐसा लोन जिसकी रिकवरी हो रही है, तो वो हमारा धीरे धीरे आता जाएगा और उस खाते में वो चलता रहेगा। कई बार क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में कुछ लोन ऐसे होते हैं जिसको बैड लोन्स कहा जाता है। बैड लोन्स का मतलब है वो लोन वापस नहीं आते, वो लोन लेने वाले डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, देते नहीं हैं। तो जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, एक समय तक उनका प्रतीक्षा किया जाता है कि भाई डिफ़ॉल्टर्स का लोन वापस आएगा। लेकिन जब डिफ़ॉल्टर्स का लोन वापस नहीं आता है, तो अपने अकाउंट को सिस्टमेटिक बनाने के लिए, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए बैंक्स या दूसरी संस्थाएं क्या करती है, उस लोन को राइट ऑफ कर देती हैं। राइट ऑफ करने का मतलब उसको अपने अकाउंटिंग सिस्टम से निकाल देती हैं, ताकि जो डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है, जो उनकी इनकम में और उनकी जो प्राप्तियों में और जो खर्चों में जो डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस किया जा सके। लेकिन राइट ऑफ का मतलब कभी ये नहीं होता है कि वो माफ़ कर दिया, नहीं, वो पड़ा रहेगा, रिकॉर्ड में रहेगा, लेकिन डे टू डे जो अकाउंटिंग होती है उस अकाउंटिंग में उसको नहीं रखा जाएगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब किसी बैंक के पास, मान लीजिए किसी बैंक ने 10,000 करोड़ का लोन दे दिया और वो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, वो लोन वापस नहीं मिल रहा है, और उस बैंक की इनकम 5,000 है, केवल 5,000 करोड़ है। किसी बैंक ने 5,000 करोड़ की इनकम हो रही है, 10,000 करोड़ की उसने लोन दे दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि लोग भरोसा नहीं करेंगे और उसकी क्रेडिबिलिटी साख गिरती है। क्योंकि अगर आपकी इनकम बहुत कम है और आप इतने दे रहे हो, तो सवाल खड़े होते हैं। इसलिए ऑन पेपर बैलेंस शीट में, अकाउंट्स में चीज़ों को व्यवस्थित करने की एक प्रोसीजर होता है कि ऐसे लोन्स जो वापस नहीं आ सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट हो गए, उनको रखा तो जाएगा रिकॉर्ड में, लेकिन उस समय की जो करंट अकाउंटिंग होगी, उस करंट अकाउंटिंग से उसको हटा दिया जाता है और उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो राइट ऑफ का मतलब कभी भी लोन माफ़ करना नहीं होता है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि अकाउंटिंग पर्पज से उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन दूसरी जगह वो रहेगा रिकॉर्ड में मेंटेन। तो अभी लगता है अखबारों में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि राइट ऑफ कर दिया है कुछ बहुत सारे जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके लोन को। क्लियर? आमतौर पर देखिए, जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, वो डिफ़ॉल्टर्स के लोन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वापस मिलना। जैसा आप सब लोगों ने देखा होगा कि दिवालिया, एक वर्ड सुना आपने, दिवालिया, बैंकरप्ट। तो दिवालिया या बैंकरप्ट क्या मतलब ये होता है कि वो कोई व्यक्ति लोन लेके गया बैंक से, और वो फिर वो कहे कि मैं लोन चुका ही नहीं सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, या मैं लोन चुकाने में सक्षम नहीं हूँ, और वह ऐसा व्यक्ति लोन नहीं चुकाता है, तो उसको बैंकरप्ट या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अब कोई ले गया बैंक से लोन, भैया, उसने कर दिया अपने आप को दिवालिया, बैंकरप्ट घोषित, तो क्या कर सकते हैं आप? संविधान में यही प्रावधान है। आपने देखा कि संविधान में ऐसे लोग राष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा इत्यादि के चुनाव नहीं लड़ सकते होते हैं, वो फिर ना तो किसी नौकरी में आ सकते हैं, ना कोई चुनाव लड़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उसमें खामियां भी हैं, और वो आप अक्सर देखते रहते होंगे कि जो इंडिया में लोन का जो, हालांकि जो इकोनॉमी को चलाने के लिए लोन का प्रोविज़न रहेगा ही। इकोनॉमी को, अगर आपको अर्थव्यवस्था को चलाना है, तो अर्थव्यवस्था का आधार ही है लोन, ऋण। बिना ऋण के कोई अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। और ऐसा नहीं है कि केवल बैंकिंग चैनल ने बिजनेसमैन को ऋण दिया है, भारत सरकार के ऊपर बहुत ऋण है। जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने IMF, वर्ल्ड बैंक इत्यादि से बहुत सारा लोन लिया हुआ है। तो बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती ही लेन देन पर है, और उस लेन देन में जो ऋण है उसका भी लेन देन होता है। ऋण लिया भी जाता है और ऋण दिया भी जाता है। हाँ, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का इतना ज़्यादा पैसा, और कुछ लोग विदेश लेके भाग जाएं और वो डिफ़ॉल्टर हो जाए, ये किसी भी राष्ट्र के लिए एक आर्थिक संकट होता है। और भारत में कुछ समय से आपने देखा होगा कि इसके लिए अच्छी खबरें नहीं आई हैं, इस संबंध में अच्छी खबरें नहीं आई हैं, और इसका बर्डन अंततः आपके जो फाइनेंस चैनल है उस पर पड़ता है, आपके बैंकिंग सिस्टम पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को भी एक बड़ा झटका इससे लगता है। क्लियर?
तो चलिए, मुझे लगता है राइट ऑफ आपको क्लियर हो गया होगा कि राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 268। संघ और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। तो आपने देखा है कि टैक्स जो होते हैं उनके अलग अलग तरीके के टैक्स हैं। 3 तरह के टैक्स हैं भारत में। एक टैक्स वो है जो भारत सरकार लगाती है, एक टैक्स वो है जो राज्य सरकार लगाती है, कुछ इनके बीच में भी मिक्स होता है। अच्छा, कुछ जो कर होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो कर हैं, अब मान लीजिए कर अगर पूरे भारत सरकार ने ले लिए तो राज्य सरकार के पास इनकम कहाँ से आएगी, राज्यों की आमदनी कहाँ से होगी। तो ऐसे में ये व्यवस्था की गई है कि सारे कर जो है केंद्र नहीं लगाएगा, कुछ कर ऐसे होंगे जो राज्य लगाएगा। वो सब आपने सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, बिक्री कर इत्यादि है, आपके ऊपर कर है, आपका सिंचाई के ऊपर कर है, आपका हाउस टैक्सेस वगैरह आपने देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो स्टेट या छोटे छोटे निकाय लगाते हैं। क्लियर। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो कर है, इस कर से जो प्राप्त आय है, उस आय का केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरीके से बंटवारा होता है। तो उसके संबंध में आर्टिकल 268 में प्रावधान है। कुछ कर ऐसे हैं जिनको केवल केंद्र लगा सकता है, जैसे सेंट्रल एक्साइज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, या इनकम टैक्स, या कॉरपोरेट टैक्स। ये जो कर हैं इनको लगाने की शक्ति केवल और केवल केंद्र के पास है। उसी तरीके से कुछ कर ऐसे हैं जिनको राज्य लगाते हैं, जैसे बिक्री कर, रोड टैक्स, रोड पर जो टैक्स लगता है, या आपका स्वास्थ्य जो आपकी शराब इत्यादि पर जो कर लगता है, ये सब आपने देखा होगा कौन लगाते हैं, राज्य लगाते हैं। लेकिन कर का जो बड़ा हिस्सा है वो केंद्र के पास आता है, केंद्र में जो रेवेन्यू आता है वो केंद्र से आता है। तो इसमें प्रावधान ये है कि केंद्र जो कर लगाता है उस हिस्सा अपने पास रख लेता है और कुछ हिस्सा उन राज्यों को दे देता है। एक तरीका ये होता है कि राज्य जो कर संग्रहित करते हैं रेवेन्यू के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो केंद्र के द्वारा लगाए गए कर को केंद्र अपने पास रख लेता है, कुछ राज्यों को दे देता है। कुछ हिस्सा ऐसा है, कुछ कर ऐसे जो केंद्र के ही हो जाते हैं पूरे, कुछ ऐसे हैं जो राज्य केंद्र लगाता है, वसूल केंद्र करता है और राज्यों को ट्रांसफर कर देता है। कुछ कर ऐसे हैं जिनको राज्य लगाते हैं और राज्य अपने पास रखते हैं। तो 3 तरह के मोटे तौर पर प्रक्रिया है। एक कर है जिसको केंद्र लगाता है और उसका पूरा पैसा केंद्र के पास ही रहता है। एक कर ऐसा है केंद्र लगाता है और उसको इकट्ठा करके राज्यों को दे देता है। एक कर ऐसा है जिसको राज्य लगाते हैं और राज्यों के पास ही वो रहता है। अभी भारत को सबसे ज़्यादा आमदनी किस टैक्स से होती है? तो आई थिंक भारत को सबसे ज़्यादा आमदनी कॉरपोरेट टैक्स से होनी चाहिए। एक बार फैक्ट चेक कर लेना कोई, मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम रेवेन्यू किस टैक्स से जनरेट होता है। मैक्सिमम रेवेन्यू है एक्साइज ड्यूटी से। एक्साइज ड्यूटी जो उत्पाद शुल्क है, इसमें सबसे ज़्यादा कर भारत को मिलता है एक्साइज ड्यूटी से। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और संविधान का अनुच्छेद 268 की बात आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 269 में कहा गया है कि संघ द्वारा उदगीरित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। तो उसमें वो लिस्ट होती है कि कुछ ऐसे कर हैं जो संघ इम्पोज करता है, संघ ही उनको वसूल करता है और फिर वो राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। क्लियर। जैसे माल और क्रय विक्रय कर, ये उसका हिस्सा है। उसके बाद आगे हम आते हैं आर्टिकल 270। ये जो प्रावधान हम लोग कर रहे हैं ना, ये थोड़े से क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं होंगे आपको। ये प्रावधान थोड़ा सा भी बेसिक इसका आइडिया जान लीजिए। जैसे संचित निधि जानना जरूरी है, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि जानना जरूरी है। के केंद्र लगाएगा, उदगीरित करेगा, राज्यों को दे देगा, ये भी सब चीज़ें प्रोसीजरल हमको जाननी चाहिए। उसके बाद आता है 270 आर्टिकल 270। वो ये कहता है कि उदगीरित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच में वितरण। तो जो कर वसूले गए हैं उन करों का राज्य और
केंद्र के बीच में वितरण किस तरीके से होगा, किस रीति से होगा, उसके बारे में प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 270 में। और जैसा मैंने कहा, ये सारे काम कौन करवाएगा? वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में हम एक वित्त आयोग देखेंगे, वो वित्त आयोग तय करेगा कि किसको कितना कितना मिलना है। आर्टिकल 271, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार। कुछ ऐसे कर होते हैं जो संघ लगाता है और उस पर वो उसके अलावा सेस भी लगा देता है, सरचार्ज। तो उसके बारे में प्रावधान है। जब हम लोग बजट वगैरह पढ़ेंगे तो मैं बजट वगैरह में आपको सरचार्ज और सेस इत्यादि चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मंजू दयाल का क्वेश्चन है, संघ क्या होता है? संघ का मतलब है भारत सरकार, यानी केंद्र सरकार को हम लोग संघ बोलते हैं। भारत में हमेशा पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, संविधान की भाषा में संघ शब्द का ही प्रयोग होगा, यूनियन। हम लोग सरकार या पार्लियामेंट या इत्यादि का प्रयोग नहीं करते, हमेशा संघ बोलते हैं। क्लियर? या जिसको हम लोग इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। दिनेश राजपूत जी का एक सवाल है कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में अंतर क्या होता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया है वही उसको देगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिस व्यक्ति पर हमने कर लगाया वही व्यक्ति उस कर का पेमेंट करेगा। जैसे इनकम टैक्स, मान लीजिए आप हैं टीचर, तो आपकी तनख्वाह है 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपके ऊपर कर लगता है इनकम टैक्स। तो आपकी सैलरी से जब सैलरी बनेगी तो उससे पहले ही काट लिया जाता है, डिडक्ट हो जाता है। तो आपके ऊपर कर लगा एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि आपके पास खुद की इनकम है टीचर के रूप में, सैलरी इनकम, तो आपसे ही वो कर क्या है, ले लिया, डायरेक्ट आप पर लगाया और आपसे ही ले लिया। तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। एक कर ऐसा हो सकता है जो लगाया गया किसी और व्यक्ति पर और उसका भुगतान करता है कोई और व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी जो होता है, जीएसटी बेसिकली क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, वो अप्रत्यक्ष कर है कि जीएसटी लगाया हमने, मान लीजिए एक सरकार ने एक कंपनी पर लगाया कि भाई तुम्हारे यहाँ काम हो रहा है, हम तुम पे इतना जीएसटी लगाते हैं। तो वो कंपनी क्या करती है कि मैन्युफैक्चरिंग का काम किसी और यूनिट से, छोटे प्रोजेक्ट किसी और यूनिट से, और वो टैक्स जो है धीरे 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 करते 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 बढ़ता चला जाता सबके पास। तो लगा किसी एक पर, सरकार ने एक से वसूल किया, लेकिन वो नीचे 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 वाले लोग उसको देते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर की बात क्या होती है? जैसे वो जिस पर लगता है वो नहीं, वो उसको ट्रांसफ़र करता रहता है लेयर्स में। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में यही अंतर है। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं और अब आते हैं संविधान का अनुच्छेद 272, आर्टिकल 272 कहता है कि कर जो संघ द्वारा उदगीरित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे। 272 को हटा दिया गया है, कुछ नहीं उसमें। आर्टिकल 272 संविधान से निरसित है, तो उसमें कोई प्रोविजन नहीं है अभी। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 273, बहुत आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। उसमें है जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर कुछ उसको अनुदान उस पर लगेगा, उसके बारे में प्रावधान है। केवल आप लोग पढ़ लीजिएगा 273, कोई बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता उसकी नहीं है। उसके बाद आता है 274, आर्टिकल 274, और वो ये कहता है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल्स रेफरिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड। मान लीजिए राज्य को कोई नया कर लगाना है, राज्य को कोई नई व्यवस्था करनी है, तो ऐसे में अगर उसके लिए कोई विधेयक लेके आना है तो उस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कोई राज्य इंटरेस्टेड है किसी ऐसे मामले में कि जिसमें कर लगाया जाए, तो ऐसे में ऐसे विधेयकों को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये संविधान का अनुच्छेद 274 कहता है और उसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं 275, आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 कहता है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, तो उसमें कुछ प्रावधान है कि कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर संघ की तरफ से उनको अनुदान यानी सहायता मिलती है, आर्टिकल 275 में। उसके बाद आता है आर्टिकल 276, संविधान का अनुच्छेद 276। आर्टिकल 271 पूछा है शिखा त्रिपाठी ने। आर्टिकल 271 के बारे में क्या कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है आपको, या
चलो मैं आपको संविधान का पूरा पहले पढ़ देता हूँ 271, उसके बाद हम आगे आएंगे। अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में किसी बात के होते हुए भी संसद उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी से किसी समय संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और ऐसे किसी अधिभार के संपूर्ण आगमन भारत की संचित निधि के भाग होंगे। देखो आर्टिकल 271 क्या कहता है? 271 ये कहता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई कर लगा दिया, मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी लगा दी, तो उसके अलावा हमने कहा कि ये कर जो है हमारा 15% का होगा। सरकार ने कहा कि हम 15% एक्साइज ड्यूटी लेंगे, लेकिन सरकार को लगता है कि कुछ ऐसी आवश्यकता है कि इसमें 2% और बढ़ा दिया जाए, तो उस 2% को और बढ़ा देना कहा जाता है उस पर सरचार्ज यानी अधिभार। तो वो 15 + 2 हो जाएगा। तो कभी कभी सरकार को ऐसी आवश्यकताओं के लिए अधिभार लगाने की भी जरूरत पड़ जाती है, और वो शक्ति संविधान के अनुच्छेद 271 में है कि संघ जो है अधिभार यानी सरचार्ज लगा सकता है। दो चीज़ें होती है, सरचार्ज और सेस। मैंने कहा था आपसे बजट में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि सरचार्ज और सेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कर है, 10% कर लगता है मान लीजिए किसी पर, और सरकार को, संघ को जरूरत पड़ी कि भाई 10% से काम नहीं चलेगा, कर और, तो सरकार ने कहा कि 10% कर के अलावा हम 1% सरचार्ज और लेंगे, तो कुल मिलाकर के 11% कर वसूला जाएगा। तो जो 1% है वो क्या है, वो उस टोटल टैक्स में से ही वो लिया जा रहा है। टैक्स जो है एक तरीके से अलग सा छोटा सा टैक्स लगा दिया, उसको कहा जाता है सरचार्ज यानी अधिभार। और एक होता है आपका सेस। सेस का मतलब होता है कि टैक्स ऑन टैक्स। मान लीजिए कि हमारे ऊपर 10% टैक्स है, 10% टैक्स लगा और हमारी इनकम मान लीजिए 3 लाख रुपए है, टैक्सेबल इनकम, तो हमसे 10% मतलब 30,000 रुपये लिया गया। अब सरकार ने कहा कि कोरोना संकट फैला हुआ है और हम जो है इस वाली इनकम पे 1% या 2% सेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेस। तो सेस का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। तो सरकार ने कहा कि हम आपसे 10% टैक्स ले रहे थे, 30,000 रुपये, अब हम आपसे 5% सरचार्ज भी लेंगे, सेस भी लेंगे। तो 5% सेस 3 लाख पर नहीं लगेगा, 5% सेस लगेगा 30,000 रुपये पर, यानी टैक्स जो आप दे रहे थे उस टैक्स पर टैक्स। तो 30,000 का 5% कितना हो गया आपका? 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये आपसे और लिए जाएंगे, तो कुल मिला के 30,100 कितना 3,150 रुपये आप देंगे। नहीं, हाँ 3,000 और कितना हुआ, 30,000 और 31,500, सॉरी 31,500। तो जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसे कहते हैं हम सरचार्ज, सेस, और जो फ्रेश एक टैक्स की तरह लगता है उसको बोलते हैं हम सरचार्ज। तो सरचार्ज और सेस आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो सरचार्ज को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिभार, यानी एक तरीके से आपका कोई छोटा सा कोई टैक्स आपसे, जैसे भारत में शिक्षा पर सेस लगा रखा है, एजुकेशन सेस लिया जाता है, भारत में एजुकेशन सेस लिया जाता है सभी लोगों से, जिसकी भी इनकम है सबसे एजुकेशन सेस लिया जाता है। अभी जो है संभवतः हो सकता है कोरोना के ऊपर भी कोई कोविड सेस लिया जाए, हो सकता है, मतलब बीमारी से लड़ने के लिए कुछ लोगों के जो इनकम है उसके ऊपर कुछ 1-2% का बढ़ा दिया जाए। तो सरकार यानी जो संघ सरकार है वो अपनी आवश्यकताओं के मद्देनज़र कभी कभी सरचार्ज और कभी कभी सेस यानी कभी कभी अधिभार और कभी कभी इसका प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं आर्टिकल 276। तो 276 का मतलब होता है वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। यानी आप कोई वृत्ति अपनाते हैं, कोई प्रोफेशन, कोई ट्रेड है, कोई आपने लाइवलीहुड है, कोई एम्प्लॉयमेंट आप करते हैं, तो उस पर कर लगेगा, उसके बारे में इसमें प्रावधान है। वो सब लोग आप जानते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार आप करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं आप, तो वो सारी चीज़ें आप समझते हैं और जानते हैं। आगे है आर्टिकल 276, संविधान का अनुच्छेद 277। तो 277 कहता है सेविंग्स। इसको, ये सेविंग जो है वो वाली सेविंग नहीं है, एक्चुअली जो सेविंग है वो एक अलग चीज़ है, और मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा कि संविधान में इसका मतलब कुछ और है। इसमें प्रोविजन और शुल्क, उपकर या फीसें
यानी कर हो सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, लोगों को कर और शुल्क में भी अंतर नहीं होगा। मैं आपको, चलो ये सब चीज़ें आई है तो मैं आपको बता दूं कि कर किसे कहते हैं, शुल्क किसे कहते हैं और फीस किसे कहते हैं। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। कर अलग चीज़ है और तो सबसे पहले कर, कर का मतलब होता है अनिवार्य अंशदान, अनिवार्य भुगतान। अगर मान लीजिए किसी पर कर लगाया गया है तो वो उसको देना पड़ेगा। अगर किसी, तो वो अनिवार्य है, अनिवार्य आपको भुगतान उसका करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट कंपनी में गुड़गांव में नौकरी करते हैं और आपकी इनकम 10 लाख है, तो जो 2.5 लाख की इनकम को 7 लाख की इनकम है, उस साढ़े सात लाख की इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा और वो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। यानी आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप उस बच पाओ, आपको टैक्स का भुगतान करना ही पड़ेगा। तो कर का मतलब यानी टैक्स का मतलब होता है अनिवार्य भुगतान। और टैक्स की दूसरी खासियत होती है कि टैक्स के बदले में आप किसी सकते। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि साहब मैंने सरकार को 10% टैक्स दिया, इनकम टैक्स, तो मैं चाहता हूं कि सरकार मुझको लाभ दे डायरेक्ट। तो आप जो है सरकार को टैक्स, चाहे आपने टैक्स डायरेक्ट दिया है चाहे टैक्स आपने इनडायरेक्ट दिया है, आप उसके बदले में प्रत्यक्ष लाभ की अपेक्षा नहीं कर सकते। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से करती है, जैसे नाली बनना, सड़कें बनना, पुल बनना, ये सब टैक्स के पैसे से ही होता है। लेकिन जिसने टैक्स दिया है, जैसे मान लीजिए मैंने टैक्स दिया अपनी इनकम पर, तो मैं ये नहीं कह सकता कि साहब दिल्ली में मेरे घर के आगे सड़क है इसको बना दो, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो टैक्स की खासियत ये है कि टैक्स एक तो आपको अनिवार्य रूप से देना होता है, दूसरा टैक्स के बदले में आप किसी भी प्रत्यक्ष सेवा की उम्मीद नहीं कर सकते। क्लियर। और दूसरा आता है शुल्क, फीस। फीस सुना होगा आपने, शुल्क, फीस जमा करते हैं हम स्कूल में। तो फीस का मतलब होता है कि वो हम पेमेंट करते हैं तो उसके बदले में हमें सेवाएं मिलती हैं। अगर किसी चीज़ की आप फीस दे रहे हैं तो उसके बदले में अनिवार्य रूप से आपको सेवा मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन फीस देंगे तो आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया जाएगा। आप कोई और सेवा लेते हैं तो अगर आपने, जैसे जिम में आप जाते हैं तो जिम की एक्सरसाइज करने की आप फीस देते हैं पर मंथ। तो टैक्स में और फीस में क्या फ़र्क है, टैक्स के बदले में आपको कोई डायरेक्ट सेवा नहीं मिलेगी, लेकिन फीस के बदले में आपको डायरेक्ट सेवा मिलेगी। तो आप इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है कि कर क्या होते हैं और शुल्क या फीस क्या होती है। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, जो हम चर्चा कर रहे थे आर्टिकल 277 में क्या है, 277 में हम लोग आ रहे थे, आर्टिकल 277 पर हम लोग आ रहे थे, सेविंग्स के बारे में चर्चा करने वाले थे। मुझे लगता है कुछ लोगों का शायद कोई की आर्टिकल बचा है। आर्टिकल 271 क्लियर हो गया। आर्टिकल 272 को संविधान से हटा दिया है, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है। क्लियर। तो जिन्होंने 277 के बारे में पूछा उसका मैंने बता दिया है कि उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, अब वो निश्चित है। आकाश राजपूत ने कहा है आर्टिकल 275, तो 275 कहता है कुछ राज्यों को संघ के अनुदान। तो जैसा आपने देखा राज्यों को संघ अनुदान देता रहता है, ग्रांट्स, कि हम इतनी अनुदान देंगे, उसके बारे में प्रोविजन है। अब हम आते हैं आर्टिकल 277, संविधान का अनुच्छेद 277। वो ये कहता है कि ऐसे कर, आप इसको पढ़िए, देखिए ये कहने के लिए इसका नाम सेविंग्स है लेकिन इसमें लिखा कुछ और है। क्या लिखा है, ऐसे कर, शुल्क, उपकर या फीसें जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्वक उदगृहित किए जा रही थी, इस बात के होते हुए भी कि वे कर, शुल्क, उपकर या फीसें संघ सूची में वर्णित हैं, तब तक उदगृहित की जा सकती है जब तक इस प्रोविजन की उपयोगिता रहेगी और संसद विधि बना करके ऐसा करने के लिए मना ना करे। तो आर्टिकल 277 केवल ये कहता है कि जो राज्य थे या राज्यों की नगरपालिका थी और जो संघ को लगाने चाहिए, लेकिन अगर संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है तो ऐसे करों को वो लगातार लगाती रहेंगी। संसद जब तक विधि बना करके उनसे मना ना करे तब तक वो ऐसे करती रहेंगी, ऐसे लगाती रहेंगी। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं
आर्टिकल 278 संविधान का अनुच्छेद 278, इसको भी संविधान से हटा दिया है, निरसित कर दिया है, इसमें अब कोई प्रावधान नहीं है। आगे हम आते हैं आर्टिकल 279 और वो कहता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, शुद्ध आगम जो कुल प्राप्तियां हो रही हैं नेट, उसके बारे में उसकी गणना कैसे होगी। तो गणना के लिए बता देता हूं इसमें क्या फॉर्मूला है संविधान में। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में शुद्ध आगम से किसी कर का या शुल्क के संबंध में उसका वह आगम अभिप्रेरित है जो उसके संग्रहण के खर्चों को घटा करके आए। तो सिंपल है, शुद्ध आगम का मतलब होता है कि जैसे हमने इनकम टैक्स लगाया, तो इनकम टैक्स अगर हम लगाएंगे तो इनकम टैक्स के लिए हमारे पास क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा, उसके अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको हमें तनख्वाह भी देनी है, गाड़ियों के भी खर्चे देने हैं, ऑफिस के भी खर्चे देने हैं। तो मान लीजिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला, 1 लाख करोड़ का, और उसमें सरकार के 80,000 रुपये का खर्चा हो गया, ऑफिस में, गाड़ियों में, लोगों की तनख्वाहें देने में, सब में अगर हम देखें तो 80 करोड़ का खर्चा हो गया, 80,000 करोड़ का, और 1 लाख करोड़ का भारत को टैक्स मिला। तो जो शुद्ध आगम है यानी नेट प्रोसीडिंग है वो केवल कितनी होगी, 20,000 करोड़। तो शुद्ध आगम का मतलब होता है जो नेट आपको मिलता है, जो आपके सारे खर्चे वो टैक्स वसूल करने में लगे थे, उन सारे खर्चों को जब हटा देते हैं और उसके बाद जो आपको नेट मिला है वो आपकी नेट प्रोसीडिंग, यानी एक तरीके से नेट इनकम आप कह सकते हैं, टैक्स से मिली हुई नेट इनकम। और वही टैक्स से मिली हुई जो नेट इनकम है वही विकास कार्य में खर्च होती है, क्योंकि उसको वसूल करने में, देखिए कोई भी टैक्स बिना खर्चे के वसूल नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि इंस्पेक्टर हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर्स लोग हैं, वो सब जाते हैं और जा कर के वो लोग ऑफिस में जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, ऑफिस मिलती हैं, रेड कंडक्ट करते हैं, तमाम तरह से वो खर्चे होते हैं। तो उनको हटाने के बाद ही जो मिलता है वही हमारा नेट रेवेन्यू एक तरीके से है, और उसी से वो सारे विकास कार्य होते हैं। आर्टिकल 279 संविधान का अनुच्छेद 279। अच्छा, कुछ लोगों को अगर कोई आर्टिकल समझ में ना भी आया हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उस आर्टिकल को पढ़ लीजिए और फिर मुझे मैसेज कर दीजिए, तो फिर मैं उसको पर्सनली भी बता दूंगा। वैसे कोशिश ये है कि आपको सारे आर्टिकल समझ में आ जाएं। हाँ, ये भूपेंद्र का बड़ा अच्छा सुझाव है कि भाई स्टूडेंट तक शेयर करते रहो इसको, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए बड़े काम की चीज़ है। एक एक आर्टिकल संविधान में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, एक एक आर्टिकल पर चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। तो आप लोग इसको शेयर करेंगे तो ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएगा। और आज नहीं, हो सकता है कुछ बच्चे 1 हफ्ते बाद देखें, कुछ 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। ये जो वीडियो है अगर शेयर होके चला जाएगा बहुत जगह, तो लोग इसका बाद में भी लाभ ले सकते हैं। आगे आता है आर्टिकल 279A संविधान का अनुच्छेद 279। तो 279 में वैसे तो हमने पढ़ा कि वो नेट प्रोसीडिंग थी कि कुल कितना आएगा, लेकिन आजकल आप लोगों ने एक चीज़ बहुत सुनी होगी, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, हर जगह जीएसटी खूब सुना होगा आपने। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी अभी आया है 2017 में, उससे पहले जीएसटी नहीं था। जीएसटी 2017 से आया है। तो अब देखिए संविधान में इसके लिए क्या करना पड़ा, संविधान में करना पड़ा एक संशोधन। संविधान में 100वां जो संशोधन है, 100 जो संशोधन है वो इसी से जुड़ा हुआ है। किससे? जीएसटी को लेके आया गया। क्या आया इससे? जीएसटी आया। तो जीएसटी में संविधान में नया संशोधन करना पड़ा। और जैसा मैंने कहा कि संविधान में अगर कोई संशोधन होता है तो उस संशोधन को हम संविधान के किसी पहले के ही आर्टिकल में ऐड करते हैं। किसी आर्टिकल में जैसे 279A कर देंगे, 279B कर देंगे। हम लोग कभी भी अलग से 395 के बाद 396वां अनुच्छेद नहीं लिखते। संविधान के पुराने जो आर्टिकल्स हैं उसी आर्टिकल में हम कोई ना कोई आर्टिकल ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो जैसा आपको पता है कि संविधान में जो 279 आर्टिकल था, जीएसटी जब लेके आए तो 279 आर्टिकल में ही हमने उसको क्या किया, एक पार्ट जोड़ दिया 279A 279 का, और उसमें जीएसटी को डाल दिया है। तो एक क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना कभी अगर आए कि जीएसटी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, क्योंकि ये अभी जोड़ा गया है, संविधान में पहले जीएसटी नहीं था। तो इसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 279A यानी 279 का में। और क्या प्रावधान है इसमें? इसमें प्रावधान है
संविधान के 100वां संशोधन, और आपको ये भी याद रखना क्योंकि सिंपल है, संविधान का 100वां 100 जो संशोधन हुआ है वो किससे संबंधित है? वो जीएसटी से। किससे संबंधित है? जीएसटी से। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपने खूब सुना होगा, जो वस्तुओं पर सेवाओं पर जो कर लग रहा है, जिसको लेकर के रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, टिन नंबर इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, जीएसटी नंबर की बहुत चर्चा में रहा है बीच में। क्लियर? तो अब हम आते हैं इसमें क्या है प्रावधान। इसमें प्रोविजन ये है कि राष्ट्रपति संविधान एक संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार एक जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद का गठन कर सकेगा। यानी राष्ट्रपति क्या करेगा? एक जीएसटी परिषद का गठन करेगा। और उसमें कौन कौन लोग होंगे, उसका काम क्या होगा? उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर एमओएस भारत सरकार, माने भारत सरकार के वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य, ये लोग उसमें शामिल होंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य, और उसके अलावा सभी राज्यों के वित्त मंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर, हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जो सारे राज्य हैं उन सारे राज्यों को मिलकर के एक जीएसटी काउंसिल बनेगी। और अभी है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी की दरें तय करना, जीएसटी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लगाना, उसका वो कार्य करते हैं। 279 के लिए ब्रजेश ने कहा है कि इसको इंग्लिश में समझा दें। तो ब्रजेश 279 की इंग्लिश है, इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नेट प्रोसीड मीन्स इन रिलेशन टू एनी टैक्स और ड्यूटी द प्रोसीड देयर ऑफ रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं और आगे आते हैं। जीएसटी का ये हो गया संरचना, और जीएसटी का काम क्या होगा कि जो जितनी सारी चीज़ें रहती हैं जीएसटी को लेकर के मसले आते हैं, उस पर उनको अपनी राय देना, विचार करना। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है बाकायदा, और उसमें सारे राज्य मिलकर के तय करते हैं कि भाई किस किस तरीके से कहाँ पर टैक्स लगाना है, कितना लगाना है, कितनी दरें होंगी, उस पर वो चर्चा होती रहती है। क्लियर? अब हम आते हैं संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, संविधान का अनुच्छेद 280 280, और 280 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल 280 संविधान का अनुच्छेद 280 आपको कहता है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो वित्त आयोग है वो क्या है? संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 280 में उसके बारे में प्रोविजन है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के वित्त आयोग के बारे में। क्या है इसमें? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कितने बार तो कंपटीशन एग्जाम्स में आया है 280। तो आप लोग 280 आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा, बहुत बार ये आया भी है। क्या है 280? पहला बिंदु है, राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी जब संविधान लागू हुआ था तो उसके 2 वर्ष के अंदर अंदर एक फाइनेंस कमीशन बनाना होगा राष्ट्रपति को, और उसके बाद हर 5 साल में वित्त आयोग आएगा। हर 5 साल में वित्त आयोग बनता है। क्लियर? उसका काम है संसद विधि द्वारा ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन तय कर सकेगी जो इस आयोग के सदस्यों के लिए हों। उसके अलावा आयोग का कर्तव्य क्या होगा? आयोग का कर्तव्य होगा कि संघ और राज्यों के बीच में, जो मैंने कहा ना, नेट प्रोसीड्स, जो कुल शुद्ध प्राप्तियां हैं, उनका विभाजन कैसे हो, और भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता के लिए अनुदान कैसे किए जाएं। ये सारे काम करने का कार्य कौन करेगा? भारत का वित्त आयोग। क्लियर? उसके अलावा वित्त आयोग को वो सारी शक्तियां मिलेंगी जो संसद विधि द्वारा बना करके उसको समय समय पर देगा। तो संविधान का अनुच्छेद 280 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 2 वर्ष के अंदर अंदर एक वित्त आयोग बनाएंगे, और उसके बाद हर 5 साल में एक वित्त आयोग बनेगा लगातार। इस वित्त आयोग में का काम क्या होगा कि जो भी इसमें जो प्राप्तियां होती हैं नेट, उन नेट प्राप्तियों का राज्यों में और केंद्र में बंटवारा कैसे हो। यानी एक तरीके से करों के संबंध में है कि राज्यों और केंद्र के बीच में, राज्य और संघ के बीच में जो कलेक्शन है रेवेन्यू का, उस रेवेन्यू कलेक्शन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि इतना राज्य को दिया जाएगा, इतना इस राज्य को दिया जाएगा, उसके बंटवारे का फार्मूला बताता है वित्त आयोग। और वित्त आयोग में
ऐसे मेंबर रह सकते हैं जिसकी योग्यता संसद तय करती है। संसद वित्त आयोग के बारे में समय समय पर विधि भी यानी कानून भी बना सकती है कि किस तरीके से ये अपना कार्य करेगा और उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी। आगे हम आते हैं आर्टिकल 281। हमेशा आप 280 याद रखना, आर्टिकल 280 याद रखना। आर्टिकल 280 का मतलब है भारत का वित्त आयोग। क्लियर? भारत का वित्त आयोग। अभी भारत के वित्त आयोग के बारे में मैं आपको बताऊं, करंट वित्त आयोग कौन सा है? करंट जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, अभी भारत में 15 फाइनेंस कमीशन है और ये है हमारा नवंबर 2017 में बना है और इसकी जो सिफारिशें हैं वो 2020 से लेकर के 2025 के लिए होंगी। और एन.के. सिंह जो है इस समय वर्तमान में भारत के वित्त आयुक्त हैं, जो वित्त आयोग के चेयरमैन हैं, वो उनका नाम है एन.के. सिंह। रिटायर्ड एन.के. सिंह IAS है और वो इसके अभी वर्तमान चेयरमैन है वित्त आयोग के। क्लियर? ऐसी चीज़ें भी आप देखते रहा करो, इससे क्या होता है कई बार हमें चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। तो अभी हम लोगों ने कितने आर्टिकल कर लिए? 264 से हमने शुरू किया था, 281। मुझे लगता है 15-16 आर्टिकल काफ़ी है एक दिन के लिए। कल हम लोग 300 तक पहुंच जाएंगे। कल हम लोग 300 तक पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद 3-4 दिन में हमारा पूरा संविधान संभवतः आज थर्सडे है, अगले थर्सडे तक पूरा संविधान हमारा क्लियर हो जाएगा। 15वां वित्त आयोग है अभी जो है, 15वां वित्त आयोग है। तो ये हमारे सारे के सारे प्रावधान हैं संविधान के। क्लियर? अब देखिए, कोई सवाल अगर आपका है तो अब आप लोग अपना सवाल पूछिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा जो विषय हम जो वित्त के संबंध में पढ़ रहे हैं कि कर कैसे लगेंगे, करों का बंटवारा कैसे होगा, GST काउंसिल कैसे होगी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो और वित्त आयोग इत्यादि उसकी सिफारिशें, थोड़े से क्या है कि ये ऐसे विषय हैं जिसमें सब लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसमें उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा हमें पढ़ना भी होता है। तो अब अगर हमने आर्टिकल 264 से लेकर 281 की जो चर्चा की है, इसमें अब अगर किसी आर्टिकल में आपको दिक्कत है, कोई आर्टिकल आपको समझ में नहीं आया है, तो अब आप प्रश्न उसका पूछिए, तो अच्छा होगा कि हम उस आर्टिकल के बारे में बहुत आसानी से उसका जवाब दे पाएँ। क्लियर? तो अब यदि आपको कोई लगता है, कोई भी आर्टिकल अगर आपको लगता है जिसकी चर्चा आज हमने की है और उसके संबंध में कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर? और मेरा आप लोगों से एक यही कहना है कि आप लोग जो कमेंट करते रहते हैं ना बाहर की चीज़ों के, जैसे हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, तो हाँ 280 फाइनेंस कमीशन ही संचित निधि से जो कुछ खर्चा करना है, देना है, वो सब वो फाइनेंस कमीशन ही तय करता है। मानवेंद्र सिंह राजपूत ने कहा है धन विधेयक क्या हुआ है, क्या होता है। धन विधेयक की चर्चा हम पहले कर चुके हैं संविधान के अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक का मतलब होता है कोई भी कर लगाना, नए कर को लगाना, उसका उत्साधन करना इत्यादि चीज़ें धन विधेयक में आती हैं। और धन विधेयक की सबसे बड़ी पहचान है कि लोकसभा का स्पीकर अगर किसी विधेयक के नीचे लिख देता है धन विधेयक और अपना साइन कर देता है तो वो धन विधेयक माना जाता है। वित्त आयोग की चर्चा मैं आप लोगों से अभी कर चुका हूं। आर्टिकल 268 और 269 भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। 269 क्लियर किया हुआ है। आप पीछे अगर जाके चले जाएं तो आपको सारे ये मिल जाएंगे। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 395। क्लियर? भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 395 आर्टिकल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी भारत की संचित निधि से दी जाती है। के सिंह। मैंने जो सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। वैसे वो आप लोग थोड़ा सा क्या है कि मुझे लगता है अगर देखिए यही जो हमने डिस्कशन किया है,
अगर आप उस डिस्कशन को दोबारा अगर ठीक से सुने और एक बार उस आर्टिकल को आप अपने घर पे बैठ के पढ़ लें तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। दिक्कत कभी कभी क्या होती है कि जैसे कभी हमने पढ़ा नहीं है संविधान का कोई आर्टिकल और फिर हम सुन लेते हैं तो कभी कभी वो उतना स्पष्ट नहीं होता है। तो मेरा सुझाव आप लोगों के लिए है, खास करके जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस परिचर्चा में हैं, वो सभी लोग प्लीज़ एक बार उस आर्टिकल को पढ़ जरूर लें। आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ठीक से वो समझ में आ जाएगा। दिनेश श्वेता सिंह का ये सब क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन से किसी आर्टिकल को रिमूव कैसे किया जाता है? निरसित किया जाता है संसद के द्वारा। संसद के पास शक्ति है। नहीं, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इत्यादि जो सारी चीज़ें हैं वो भारत की संचित निधि से ही दी जाती है। न्यायाधीश है, अटॉर्नी जनरल हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये सारे व्यय, इवन सांसदों के वेतन और भत्ते। क्लियर? तो चलिए, मुझे लगता है बाकी प्रोविजन में कोई समस्या नहीं होगी, बाकी प्रोविजंस में कोई समस्या नहीं होगी। और थोड़ा सा जैसा मैंने कहा ना कि टैक्सेशन का जो मुद्दा होता है, फाइनेंस का जो मुद्दा होता है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, थोड़ी सी उसमें जटिलताएं होती हैं और इस कारण से कई बार प्रोविजन हमारे समझ में नहीं आते हैं। क्लियर? तो मेरा ये कहना है आप सब लोगों से, देखिए आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो अननेसेसरी सवाल, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं संविधान की, आर्टिकल 264 से लेकर 281 तक हमने बात की, 15-16 आर्टिकल, भाई उसमें ही हम चर्चा करें संविधान के ऊपर। हम संविधान से बाहर जाकर के बेकार के जो क्वेश्चन लेके आते हैं उससे दूसरे लोगों का ध्यान भी भटकता है। तो आप अगर थोड़े से पढ़े लिखे और समझदार हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि संविधान के दायरे में चर्चा हो रही है तो संविधान के बारे में हम लोग सवाल करें, कमेंट लिखें, जिसका लाभ जो बच्चे भी इसको देखें उनको मिले, वो जो कमेंट पढ़ें उनको भी मिले। अगर हमने फालतू के दूसरी तरफ के क्वेश्चन लाना शुरू कर दिए तो बहुत सारे लोग उससे डिट्रैक्ट होते हैं, उनका ध्यान बढ़ता है। क्लियर? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अभी हम लोग संविधान में 281 आर्टिकल तक आ चुके हैं और कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद हैं। तो हमारे पास 281 और 395 कितना हुआ? 114 आर्टिकल, 114 बचे हैं। तो एक हफ्ते में हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान की जब परिचर्चा हम समाप्त कर लेंगे तो 2 या 3 दिन हम संविधान पर रिवीजन सेशन रखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर, मैं क्वेश्चन पूछूंगा लगभग पर डे 100 क्वेश्चन और आप लोग आंसर देंगे। तो हम लोग 4-5 दिन में पूरे के संविधान को एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे और इकोनॉमिक्स के पूरे जो टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा करेंगे जो आप सब लोगों के काम में आए। क्लियर? संविधान में कोई भी संशोधन करने की शक्ति भारत की संसद को है और संसद उपस्थित और 2/3 बहुमत के माध्यम से कोई भी संशोधन कर सकती है। लेकिन ये बात याद रखना कि संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है संविधान में जो संविधान के मूल ढांचे को डिस्टर्ब करे। यानी भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता। जैसे मौलिक अधिकार, कोई भी संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो संविधान में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी संविधान के जो मूल उसकी संरचना है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। बाकी संसद के पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति है, संसद संविधान में जितने चाहे उतने संशोधन कर सकती है। लेकिन कोई भी संशोधन ऐसा है जो संविधान के अनुसार नहीं है तो उसकी व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की है और सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करके उसको संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर सकता है किसी भी संशोधन को। तो चलिए, आज के लिए संविधान में हम इतनी ही चर्चा करेंगे और अब हम लोग आते हैं अपने अंतिम सेशन में, जिसमें हम लोग काव्य पाठ की ओर आएंगे। और काव्य पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे आज जो कविताएं हमको भेजी गई हैं, किस किसने भेजी हैं। एक कविता हमको भेजी है हेमलता राजपूत जी ने, हेमलता लोधी। इनकी कविता है भारत में महिलाओं के लिए समर्पित। और मैं आपको बताता हूँ और भी कविताएं
ये भिंड मध्य प्रदेश से है, हेमलता लोधी जी, इनकी कविता है। और उसके अलावा मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अपनी कविताएं लिखा करें। कोरोना और उसकी प्रकृति के ऊपर एक कविता आई है हमारे बीच साथ, और एक और कविता है, एक कविता है हिंदुस्तान हमारी जान। एक स्टूडेंट है कृष्णा राजपूत, कृष्णा राजपूत हमारे सेशन को देखती हैं, विद्यार्थी है वो, स्टूडेंट हैं, उनकी एक कविता है छोटी सी, तो बच्ची है वो, उसकी कविता पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आएंगे और किन किन लोगों की कविता हमें मिली है। संविधान के ऊपर इनकी कविता है, कृष्णा राजपूत। तो कविता कुछ इस तरीके से है। संविधान हमारी आन है, संविधान हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। संविधान हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है। संविधान हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, हिंदुस्तान हमारी पहचान है। ये हर रंग खुद में समेटे जो बेखौफ खड़ा है, ये हर रंग जो खुद में समेटे बेखौफ खड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, जाति और धर्म के आगे से जो आगे बढ़ा है। संविधान हमारी शान है, तिरंगा हमारी शान है। तुम भी बहादुरी का आज कोई पर्याय बनो, तुम भी बहादुरी का आज कोई पर्याय बनो, बनो नया संविधान और तुम नया न्याय बनो, बनो नया संविधान और तुम नया न्याय बनो। संविधान हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है। ये छोटी सी विद्यार्थी हैं कृष्णा राजपूत, उनकी कविता है। और अब जो है हम लाला लोधी लाला भैया सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है प्रकृति के ऊपर, कोरोना और प्रकृति और वर्तमान जो परिवेश है उसके लिए बहुत रिलेवेंट ये कविता है। लोधी लाला भैया सिंह, आप इंजीनियर हैं पेशे से, पन्ना मध्य प्रदेश, वहाँ से उन्होंने एक कविता भेजी है। और कविता क्या है? लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन हुआ कोरोना साफ करने को, लॉकडाउन हुआ कोरोना साफ करने को, लेकिन हो गई प्रकृति साफ। लॉकडाउन हुआ कोरोना साफ करने को, लेकिन हो गई प्रकृति साफ। सब घर के अंदर कैद हो गए और खर्चे हो गए हाफ। क्या बात है, बहुत ही जो है एक मिक्स लैंग्वेज का प्रयोग किया है। लॉकडाउन हुआ कोरोना साफ करने को, लेकिन हो गई है प्रकृति साफ। सब घर के अंदर कैद हो गए और खर्चे हो गए हाफ। खग मृग मोर सब उछल रहे, खग मृग मोर सब उछल रहे, कर रहे भ्रमर गान, भ्रमर मतलब भौरा। खग मृग मोर सब उछल रहे, कर रहे भ्रमर गान। देख प्रकृति का रूप मनोहर, देख प्रकृति का रूप मनोहर, मन ही मन कर रहे अभिमान। जो पक्षी हैं जिनको इतना इस समय आनंद मिल रहा है, तो वो उसके बारे में लिखा है कि देख प्रकृति का रूप मनोहर, मन ही मन कर रहे अभिमान। लॉकडाउन का जो उल्लंघन करते, लॉकडाउन का जो उल्लंघन करते, कहीं मिलता दंड तो कहीं हो रहे माफ। लॉकडाउन का जो उल्लंघन करते, कहीं मिलता दंड तो कहीं हो रहे हैं माफ। सब घर के अंदर कैद हो गए और खर्चे हो गए हाफ। स्वच्छ हवा, स्वच्छ हवा पानी का अब सब मिलकर लाभ उठाते हैं। स्वच्छ हवा और पानी का सब मिलकर लाभ उठाते हैं। कहीं कोयल तोते तो कहीं मोर गान कर जाते हैं, कहीं तोते कहीं कोयल तो कहीं मोर गान कर जाते हैं। देखिए मोर की आवाज़ आ गई। आगे, पुलिस देखकर भागते लोग, पुलिस देखकर भागते लोग, कुछ बैठकर हंसते तो कुछ कर रहे हैं हाफ। कुछ बैठकर हंसते तो कुछ कर रहे हैं हाफ। सब घर के अंदर कैद हो गए और खर्चे हो गए हाफ।
सुबह सवेरे सेशन सुन, दिन अच्छा हो जाता है। सुबह सवेरे सेशन सुन, दिन अच्छा हो जाता है। बीच बीच में सुन पीहू मोर की, बीच बीच में सुन पीहू मोर की, तन मन खिलसा जाता है। इनकी कविता के बीच में मोर की आवाज़ आ भी गई थी एक बार। मैदान बीच तो नहीं बैठे हैं पेड़ के नीचे, मैदान बीच तो कहीं बैठे हैं पेड़ के नीचे। भारत के कोने कोने से सब देख रहे हैं साफ। मैदान बीच, मेरे लिए लिखा है इन्होंने, मैदान बीच तो कहीं बैठे हैं पेड़ के नीचे। भारत के कोने कोने से सब देख रहे हैं साफ। सब घर के अंदर कैद हो गए और खर्चे हो गए हाफ। प्रकृति और कोरोना के ऊपर बहुत सुंदर कविता लोधी लाला भैया सिंह इंजीनियर मध्य प्रदेश से आपने कविता भेजी। बहुत ही सुंदर कविता और पूरे के पूरे प्राकृतिक परिवेश में आपकी कविता आई है। और सभी लोगों से यही है कि स्वरचित कविता भेजें। अभी मुझे BS राजपूत साहब की एक कविता भी प्राप्त हुई है, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे उसको, कल के सेशन में हम रखेंगे। आज के लिए बस यही 2 कविताएं रखेंगे और एक दिन में 1 या 2 कविता ही ठीक रहती हैं। तो बाकी आप लोग भेजते रहिए, आपकी कविताएं आती रहेंगी नंबर में। रोजाना नहीं आएगी, लेकिन किसी न किसी दिन में आपकी कविता क्रम में ज़रूर आएगी। और चलिए, तो बहुत बहुत बधाई देते हैं हम लोधी लाला भैया सिंह को। और इसके साथ ही आज का जो सेशन है, लगभग हमारा समय भी पूरा हो गया। आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। और आज शाम का सेशन देखना ना भूलिए। आज शाम के सेशन में हम लोग राजपूत काल का इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें आपको नहीं पता है या केवल हम लोग मान्यता में मानते हैं, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी, उसके बारे में आप जान पाएंगे। तो शाम का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा। 7 o'clock 7 to 8 1 घंटे हम लोग शाम को मध्यकालीन भारत के इतिहास में राजपूत काल की चर्चा करेंगे। अब आज के लिए इस सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।